राधे राधे प्यारे साथियों, सभी को नमस्कार, सभी को शुभ संध्या, सभी को यथा योग्य अभिवादन। आप सब कैसे हैं? बहुत अच्छे होंगे ऐसा विश्वास है, ऐसी आशा है। मैं भी बिल्कुल ठीक हूं और आप सबसे चर्चा करने के लिए आज फिर से उपस्थित हूं आप सबके मध्य। जी हाँ, हम सब मिलकर हिंदी साहित्य के लिए कार्य कर रहे हैं, हिंदी साहित्य को पढ़ रहे हैं, हिंदी साहित्य को जी रहे हैं, हिंदी साहित्य को आगे बढ़ा रहे हैं। तो हिंदी साहित्य, हिंदी के विद्यार्थी, ऐसे हिंदी के विद्यार्थी जो प्रद्योत गुरुकुल से जुड़े हुए हैं, ऐसे प्रबुद्ध एवं श्रेष्ठ सुधी विद्यार्थी, आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिवादन है, हार्दिक अभिनंदन है प्रद्योत गुरुकुल में। जी हाँ, आज हम आपसे चर्चा करने के लिए उपस्थित हुए हैं और आज की हमारी चर्चा का विषय बहुत महत्वपूर्ण है, हिंदी की आधुनिक गद्य विधाएं। हिंदी की आधुनिक गद्य विधाएं, इसके 100 इम्पोर्टेंट बोले तो वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न जो बार बार परीक्षा में आते हैं, बार बार आने वाले प्रश्न हैं। ठीक है, इन पर हम चर्चा करेंगे और बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं आपकी परीक्षा के लिए। चलिए तो बिना किसी देर के चलते हैं हम लोग सीधे सीधे प्रश्नोत्तरी की ओर। तो 100 महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे, आप उन प्रश्नों को सीधे सीधे उनके उत्तर देते चलेंगे और उत्तर देने के बाद आप अंत में हमें कमेंट करके बताएंगे कि आपके कितने प्रश्न सही हुए। तो हम 100 प्रश्नों की चर्चा करने के लिए उपस्थित हुए हैं। चलिए देखिए, ये देखो हमने आपके यहाँ पेपर लगाया हुआ है। ये पेपर मान लीजिए, इसे आप एक तरह से मॉडल पेपर मान लीजिए। ठीक है, ये आपके लिए क्या है, एक मॉडल पेपर है और इसमें कितने 100 प्रश्न हैं। 100 प्रश्न हैं तो हम आपको 100 अंक का ही करे दे रहे हैं, मैक्सिमम मार्क्स 100। हिंदी की आधुनिक गद्य विधाएं, हिंदी की आधुनिक गद्य विधाएं प्रत्येक परीक्षा में पूछी जाती हैं। ठीक है, तो ये प्रश्न पत्र टीजीटी, यूपी टीजीटी, ठीक है, पीजीटी, नेट, जेआरएफ, ठीक है, ईएमआरएस, बीपीएससी की परीक्षा, आरपीएससी, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड लेक्चरर, असिस्टेंट प्रोफेसर, जीडीपी गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज। ठीक है, इनके अलावा आपका एमपी वर्ग 2, ठीक है, एमपी वर्ग 2 के लिए। इसके अलावा आपका उत्तराखंड एलटी ग्रेड के लिए, बिहार पीजीटी टीजीटी दोनों के लिए, एचपीएससी, ठीक, यूपीएससी, यूपीपीएससी, इन सभी परीक्षाओं के लिए एवं अन्य परीक्षाएं जैसे टेट, सुपर टेट या अन्य जो भी यूपी पुलिस, यूपी वीडियो, इस तरह की परीक्षाएं जहाँ हिंदी साहित्य से संबंधित प्रश्न आते हैं, उन सब के लिए उपयोगी है। चलिए अब बिना किसी देर के हम चलते हैं, सभी प्रश्नों के उत्तर देने। 100 प्रश्न हैं, 100 मार्क्स के, शीघ्रता से चलते हैं। हिंदी कहानी का विकास कब से मानना उचित है? हिंदी कहानी का विकास कब से मानना उचित है? 1850, 1880, 1890, 1900 ईस्वी। बताइए, ए, बी, सी या डी? पेपर पर टिक लगे हुए थे इसलिए हमने चारों पर एक जैसे टिक लगा दिए हैं। अब कोई कन्फ्यूजन नहीं है, कुछ आपको एक्स्ट्रा नहीं करना है, आपको चारों विकल्प पर टिक लगे हुए हैं। आप बताइए कौन सा ईयर है जब से हिंदी कहानी का विकास मानना उचित है? ये कई बार परीक्षाओं में आया है, टीजीटी, पीजीटी और अन्य परीक्षाओं में। ठीक है, तो इसमें डी विकल्प सही है, 1900 ईस्वी में हिंदी कहानी का विकास मानना उचित है। चलिए पहला प्रश्न डी विकल्प सही है पहले प्रश्न का। अब देखते हैं दूसरा प्रश्न, ऐसे देखते हैं स्क्रीन पर जिससे कि आपको पूरा प्रश्न अच्छे से दिख सके। चलो दूसरा प्रश्न देखते हैं, देर नहीं करेंगे, हम व्याख्या आज नहीं करेंगे। ठीक है, व्याख्या आपको करनी है, उत्तर आपको देने। इनमें से किसे हिंदी की पहली कहानी माना जाता है? बहुत बढ़िया, हिंदी की पहली कहानी परीक्षाओं के लिए रामबाण है और ये बहुत पूछी जाती है, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, हिंदी की पहली कहानी कौन सी मानी जाती है? रानी केतकी की कहानी, राजा भोज का सपना, इंदुमती, दुलाई वाली। ए, बी, सी या डी?
तो इन विकल्पों में से यदि इन विकल्पों की बात की जाए तो दूसरे प्रश्न का सी विकल्प सही है। अर्थात इंदुमती को हिंदी की पहली कहानी माना जाता है। सामान्य रूप से आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने इंदुमती को हिंदी की पहली कहानी माना है। ठीक है, और आपके लिए हम होमवर्क प्रत्येक प्रश्न में दे रहे हैं, हर बार नहीं बताएंगे। रानीखेत की कहानी किनका है, कमेंट बॉक्स में लिखो। राजा भोज का सपना किनकी कहानी है, कमेंट बॉक्स में लिखो। दुलाई वाली किनकी है, कमेंट बॉक्स में लिखो। ठीक है, ये प्रश्नों के उत्तर हम देते चल रहे हैं और व्याख्या आज आप करेंगे। ठीक है, व्याख्या आप करेंगे। यदि आपको करनी है व्याख्या तो करिए, नहीं तो कोई बात नहीं। मेरे हिसाब से आपको व्याख्या करनी चाहिए और आप साथ के साथ उत्तर देते चलें। इसका मतलब आपके 4 प्रश्न सही हो जाएंगे। उसने कहा था कहानी के लेखक का नाम बताइए, तो उसने कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी, प्रेमचंद, कौशिक और प्रसाद। ठीक है, तो उसने कहा था, बहुत प्रसिद्ध कहानी है, पहले भी हमने आपको बताई है। 1915 ईस्वी की कहानी है, सरस्वती पत्रिका में 1915 में छपी थी। लहना सिंह इसका मुख्य पात्र है। ठीक है, और ये चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी है। किनकी है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की। ए विकल्प सही है। तीसरे प्रश्न का ए विकल्प सही है। ठीक है, और आपके लिए होमवर्क ये है कि प्रेमचंद की कहानी, कौशिक की कहानी और प्रसाद की कहानी, चाहे एक एक ही लिखो लेकिन कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखो। लिखने से याद होता है, लिखने से क्या होता है, हमारा रिवीजन होता है। लिखने से बहुत कुछ पक्का हो जाता है। जो पक्का नहीं होता है उसे हम लिख लेंगे तो वो पक्का हो जाता है, परीक्षा में फिर हम उसे भूलते नहीं है। चलिए, बड़े भाई साहब, बहुत शानदार प्रश्न है। बड़े भाई साहब कहानी के लेखक का नाम बताइए। चौथा प्रश्न, बड़े भाई साहब कहानी के लेखक का नाम बताइए। कमेंट कीजिए। जयशंकर प्रसाद, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, प्रेमचंद, किशोरीलाल गोस्वामी। ठीक है, तो बड़े भाई साहब कहानी के लेखक कौन है, प्रेमचंद हैं। बड़े भाई साहब कहानी के लेखक कौन है, प्रेमचंद हैं। और बड़े भाई साहब कहानी के लेखक में बड़े भाई साहब कितने बड़े थे, कौन सी क्लास में पढ़ते थे। यदि आपको बड़े भाई साहब से संबंधित कुछ भी जानकारी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। ठीक है, नहीं तो आगे हम बताएंगे। और ये आपका होमवर्क है। व्याख्या इनकी आप करना चाहते हैं तो बताइए। जयशंकर प्रसाद की कहानी बताइए, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी और किशोरीलाल गोस्वामी की कहानी। इन 3 विकल्पों की कहानी एक एक उत्तर में लिख दीजिए कमेंट बॉक्स में। लेकिन बड़े भाई साहब प्रेमचंद की कहानी है, सी विकल्प सही है। ठीक है, चलो चौथा प्रश्न हो गया। अब हम चलते हैं 5वें प्रश्न की ओर। 5वां प्रश्न इधर है, ये है 5वां प्रश्न, आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। बिल्कुल शानदार प्रश्नों की माला है ये। ठीक है, आप उत्तर देते चलिए। आप ये नहीं सोचेंगे कि प्रश्न सरल है कि कठिन है। कोई भी प्रश्न सरल नहीं होता है, कोई भी कठिन नहीं होता है। जो हमें आता है वो सरल है, जो नहीं आता है वो कठिन है। पेपर बनाने वाले का मूड किसी को पता नहीं है कि पेपर कठिन आएगा कि सरल आएगा। कोई नहीं कह सकता कि पेपर कैसा आएगा। ठीक है, तो कहीं के अभी पेपर उठाकर देखिए। हम ये गद्य विधाओं से प्रश्न लेके आए, कोई भी प्रश्न पत्र उठाकर देख लीजिए, उसमें यहाँ से प्रश्न न मिले तो बात करना। हर पेपर में यहाँ से प्रश्न मिलेगा, हर पेपर में। आप कोई भी पेपर उठा के देख लीजिए, चाहे पीजीटी का हो, चाहे पीजीटी का हो, चाहे नेट का हो, चाहे बीपीएससी का हो, चाहे एमपीएससी का हो। ठीक है, चाहे एलटी का हो, कोई भी, तो आपको प्रश्न यहाँ से जब मिल रहा है तो कठिन और सरल क्या है, न सरल है न कठिन है। प्रश्न है। इनमें से कौन सी कहानी प्रेमचंद की नहीं है, नहीं को हम विशेष ध्यान देंगे। ठीक है, ईदगाह, नशा, पुरस्कार, सवा सेर गेहूं, कौन सी प्रेमचंद की नहीं है, तो ईदगाह प्रेमचंद की है, नशा प्रेमचंद की है, सवा सेर गेहूं प्रेमचंद की है, पुरस्कार नहीं है। 5वें प्रश्न का सी विकल्प सही है। पुरस्कार किनकी है, जयशंकर प्रसाद की है। ठीक है, पुरस्कार किनकी है, जयशंकर प्रसाद जी की कहानी है। और पुरस्कार कहानी की मुख्य पात्र कौन है, आप कमेंट बॉक्स में लिख दो, हम पहले बता चुके हैं आपको। ठीक है, अभ्यास कीजिए, पुराने प्रश्नों को आप रिपीट करते रहें। यदि आप परीक्षा में कंफ्यूजन में नहीं जाना चाहते हैं तो जो भी आप पढ़े हैं उसे रिवाइज करते रहें। और रिवाइज करने के लिए लिखें अवश्य, पूस की रात कहानी किस वर्ग में आएगी। ठीक है, पूस की रात कहानी का वर्ग पूछा गया है, यथार्थवादी, आदर्शवादी, चरित्र प्रधान, घटना प्रधान। बहुत शानदार 6ठा प्रश्न है, बता दीजिए भाई, पूस की रात काय में आएगी, पूस की रात काय में आएगी। 6ठा प्रश्न है, कमेंट कीजिए, पूस की रात काय में आएगी। बिल्कुल सही दिख रहा है, बिल्कुल सही सुनाई दे रहा है, बिल्कुल सही, पूस की रात आएगी। ए विकल्प सही है 6ठे प्रश्न का। कौन सा विकल्प सही है, ए विकल्प सही है, यथार्थवादी कहानी। पूस की रात काय में आएगी, यथार्थवादी। 6ठे प्रश्न का ए विकल्प सही है।
ठीक है, चलिए छठा प्रश्न हो गया। अब देखते हैं अगला 7वां प्रश्न। ये देखिए 7वां प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है। बहुत बहुत बढ़िया प्रश्न है, बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, परीक्षा में आपको अवश्य देखने को मिलेंगे। हिंदी का कौन सा कहानीकार नवाब राय के नाम से उर्दू में लिखता था? हिंदी का कौन सा कहानीकार नवाब राय के नाम से उर्दू में लिखता था? प्रेमचंद, प्रसाद, ज्वालादत्त शर्मा और कौशिक। तो ये बच्चा जाने हैं, इसका ए विकल्प सही है। प्रेमचंद नवाब राय नाम से लिखते थे। इनके जन्म बचपन का नाम क्या था? धनपत राय। ठीक है, क्या नाम था? धनपत राय, आप सब जानते हैं। ठीक है, प्रेमचंद नवाब राय नाम से लिखते थे, ए विकल्प सही है। और लम्ही नामक स्थान पर इनका जन्म हुआ था। और प्रेमचंद लम्ही में जन्मे, बढ़ा दिया हिंदी का मान, उपन्यास सम्राट बन गए लिखकर करुणा में गोदान लिखकर उपन्यास सम्राट बन गए। कौन? प्रेमचंद जी। ठीक है, चलिए भाई, अब प्रेमचंद जी तो उपन्यास सम्राट बन गए। अगला प्रश्न देख ले। प्रेमचंद की अंतिम कहानी कौन सी मानी जाती है? प्रेमचंद की अंतिम कहानी, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है, परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। शतरंज के खिलाड़ी, कफन, बड़े भाई साहब, लॉटरी। बताइए ए, बी, सी या डी। तो प्रेमचंद की अंतिम कहानी मानी जाती है कफन। ठीक है, कफन 1936। कफन कब की कहानी है? 1936 की। और कफन के मुख्य पात्र कौन कौन हैं? आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए कफन के मुख्य पात्र कौन कौन से हैं। ठीक है, कफन के मुख्य पात्र आपको पता है तो आप कफन के मुख्य पात्र कमेंट बॉक्स में लिखिए। ये हो गया 8वां प्रश्न। 9वां प्रश्न देखो, मानसरोवर किसकी कहानियों का संकलन है? मानसरोवर किसकी कहानियों का संकलन है? मानसरोवर किसकी कहानियों का संकलन है? वेरी इंपॉर्टेंट, बताइए। प्रेमचंद, प्रसाद, भगवती चरण वर्मा और यशपाल। किसकी कहानियों का संकलन है मानसरोवर? तो मानसरोवर नाम से जो कहानी संकलन है वो प्रेमचंद जी का है। किसका है? प्रेमचंद जी का। बिल्कुल साफ दिख रहा है, बहुत अच्छा दिख रहा है, बहुत सही चल रहा है। ठीक है, स्पीड में चल रहा है भाई। 9वां प्रश्न हो गया। आप कमेंट बॉक्स में व्याख्या कर सकते हैं प्रत्येक प्रश्न की, जैसे हम हर रोज प्रत्येक प्रश्न की व्याख्या करते हैं, आज आप कर सकते हैं। ठीक है, आप स्वतंत्र हैं, आपकी इच्छा पर निर्भर है, आप करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन मैं तो कहूँगा कि आपको व्याख्या अवश्य लिखनी चाहिए हर प्रश्न की। ठीक है, कौन सी कहानी इनमें से प्रेमचंद की नहीं है? नहीं शब्द को अंडरलाइन किया हुआ है हमने। प्रेमचंद की कहानी पुरस्कार, कफन, नमक का दरोगा, ईदगाह। ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले भी ये प्रश्न आया था मेरे विचार में। ठीक है, तो ये कफन है, नमक का दरोगा है, ईदगाह है, अर्थात ए विकल्प सही है। पुरस्कार नहीं है। पुरस्कार किनकी है? ठीक है, चलो बताओ। अगला देखो 10वां हो गया। 11वां प्रश्न देखो, प्रेमचंद युगीन कहानी की कालावधि क्या है? बहुत शानदार प्रश्न है भाई। प्रेमचंद युगीन जो कहानी है उसकी काल अवधि पूछी गई है। काल अवधि का मतलब प्रेमचंद युगीन कहानी कब से कब तक मानी जाती है। प्रेमचंद युगीन कहानी की काल अवधि क्या है? 1900 से 1916 ईस्वी, 1916 से 1936, 1936 से 1950, इनमें से कोई नहीं। ए, बी, सी या डी, बता दीजिए। शानदार प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है, परीक्षाओं में बहुत पूछा जाता है। बी विकल्प के साथ इसका उत्तर लॉक किया जाता है। 1916 से 1936 प्रेमचंद की कहानी की काल अवधि मानी जाती है। 1936 प्रेमचंद की काल अवधि, ये विकल्प सही है। बी विकल्प के साथ 11वां प्रश्न सही होगा। ठीक है, चलिए 12वां प्रश्न देखते हैं अब। हिंदी कहानी, हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक। वाह भाई वाह, हिंदी 12वां प्रश्न देख लीजिए। हिंदी साहित्य, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक कौन हैं? डॉक्टर नगेंद्र हैं, डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त हैं, नंद दुलारी वाजपेयी हैं या आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं? 12वां प्रश्न का कौन सा विकल्प सही है? कमेंट करके बता दीजिए। हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक कौन हैं? तो हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। कौन हैं?
आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, हिंदी साहित्य की भूमिका, ठीक है, हिंदी का आदिकाल किसने लिखा है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। डी विकल्प सही है 12वां प्रश्न का। 13वां प्रश्न देखो, बहुत बढ़िया प्रश्न, शानदार, वेरी गुड, शाबाश, ऐसे ही उत्तर देते रहो। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो, तुम कभी रुको नहीं, तुम कभी थको नहीं, ठीक है। जंगल के जीव, जंगल के जीव के रचनाकार कौन है? बताइए, बहुत बढ़िया, जंगल के जीव के रचनाकार कौन है? बहुत शानदार प्रश्न है भाई, बताओ जंगल के जीव के रचनाकार कौन है? ये बता दीजिए, इसके रचनाकार कौन है? बताओ कौन है तो कौन है, बताओ। इसके रचनाकार प्रेमचंद, बनारसी दास चतुर्वेदी, श्रीराम शर्मा, रामविलास शर्मा, ठीक है। जंगल के जीव अर्थात जंगल के जीव लिखने वाले हैं श्री राम शर्मा जी। जंगल के जीव कौन है? श्री राम शर्मा। जंगल के जीव की विधा कमेंट बॉक्स में छाप दो। जंगल के जीव की विधा क्या है? कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ, यदि आपको आती है तो। नहीं आती है तो कोई बात नहीं। चलिए, हिंदी का पहला आत्मकथा लेखक कौन है? हिंदी का पहला आत्मकथा लेखक कौन है? ये है 14वां प्रश्न। पहला आत्मकथा लेखक कौन है भाई? और ये कई बार हम आपको बता चुके हैं, पहला आत्मकथा लेखक कौन है हिंदी का? पहला आत्मकथा लेखक वियोगी हर बिल्कुल नहीं, बनारसी दास जैन बिल्कुल हाँ। बी विकल्प सही है, बनारसी दास जैन है। बनारसी दास चतुर्वेदी और उपेंद्र नाथ अश्क नहीं। चतुर्वेदी के साथ आप कंफ्यूज मत हो जाना, चतुर्वेदी के साथ आप कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक है। ध्यान रखना, ये बनारसी दास और ये बनारसी दास, यहाँ चतुर्वेदी, यहाँ जैन, तो जैन है, ठीक है। बी विकल्प सही है 14वां प्रश्न का, बी विकल्प सही है। 15वां देखो भाई, तूफानों के बीच किस विधा की रचना है? बहुत शानदार रचना है, बहुत जानदार है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है परीक्षा के लिए। बताओ, तूफानों के बीच किस विधा की रचना है? रिपोर्टाज, संस्मरण, आत्मकथा, यात्रा वृत्तांत। बताइए, तूफानों के बीच किस विधा की रचना है? तो तूफानों के बीच किस विधा की रचना है? ए विकल्प सही है, रिपोर्टाज। किन की रचना है? कमेंट बॉक्स में लिख दो। तूफानों के बीच किन की रचना है? आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। हमने बस प्रश्न का उत्तर दे दिया। 15वें प्रश्न का ए विकल्प सही है। 16वां प्रश्न भी देख लो। अब बहुत अच्छे प्रश्न हैं, आपकी परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। परीक्षा चाहे कोई भी हो, जहाँ हिंदी साहित्य आएगी वहाँ के लिए रामबाण, राभा, विंदा, धीशा, भक्तिम, ये सब क्या हैं? बताइए, ये सब क्या हैं? महादेवी वर्मा के संस्मरणात्मक रेखा चित्रों के पात्र, काल्पनिक पात्र, दलित पात्र, प्रेमचंद की कहानियों के पात्र। बताइए, ये सब क्या हैं? ए, बी, सी या डी, कौन सा सही होगा? चारों पर सही का टिक लगा है, इसका मतलब चारों नहीं, इसका मतलब है ए सही है। महादेवी जी के संस्मरणात्मक रेखा चित्रों के पात्र हैं ये सब, ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण हैं। और ये वाला पात्र तो बहुत बार आया है पीजीटी में, भक्तिन वाला, ठीक है। तो आप ये सब याद रखेंगे। क्या है? महादेवी जी के संस्मरणात्मक रेखा चित्रों के पात्र। कौन सा हो गया? 16। अब देखो 17वां प्रश्न। अब 17वां प्रश्न देख लीजिए। 16 हो गया, अब देखो 17वां प्रश्न इधर है, ये आ गया। इनमें से रेखा चित्र विधा की सर्वप्रथम रचना कौन सी है? पहला रेखा चित्र कौन सा माना जाता है? इनमें से 4 दिए हुए हैं, आप बताइए, ए, बी, सी या डी। इनमें से रेखा चित्र विधा की पहली रचना कौन सी मानी जाती है? बताओ। स्मृति की रेखाएं, हमारे आराध्य, पद्म पराग, माटी की मूर्तें। बहुत शानदार प्रश्न है। सर्वप्रथम रचना रेखा चित्रों में, तो रेखा चित्रों में पहला रेखा चित्र पद्म पराग, कौन सा माना जाता है? पद्म पराग। 17वें प्रश्न का सी विकल्प सही होगा। कौन सा सही होगा? सी विकल्प। चलिए
चलो भाई 18वां देख लो आप, सत्य के प्रयोग। सत्य के प्रयोग किसकी आत्मकथा है? सत्य के प्रयोग किसकी आत्मकथा है? ये आत्मकथा हिंदी में भी पूछी जाती है और ये आत्मकथा जीके में भी बहुत पूछी जाती है। काय में? जीके में। अब भाई आत्मकथा की बातें तो दूर रही, अब तो बहुत कुछ पूछा जाने लगा है जीके में। ठीक है, अभी कल परसों यूपी में पैट का पेपर हुआ, पैट का पेपर। तो पैट के पेपर में प्रश्न आया, गांधी जी ने लंगोटी कब पहनना शुरू किया? गांधी जी ने लंगोटी कब पहनना शुरू किया? तो ये गांधी जी की आत्मकथा है भाई। आत्मकथा यदि आप पढ़ोगे तो आपको ये प्रश्न पता चल जाएगा कि लंगोटी कब पहनना शुरू किया। ऐसे प्रश्न भी आने लगे हैं अब परीक्षाओं में। ठीक है, तो ये प्रश्न महात्मा गांधी की आत्मकथा है ये। ठीक है, महात्मा गांधी की आत्मकथा है। 18वां प्रश्न, सत्य के प्रयोग किसकी आत्मकथा है? महात्मा गांधी की। बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत अच्छी भी है और बहुत पढ़ी भी है, लोग बहुत जानते हैं। इस प्रश्न का उत्तर अधिकांश लोग सही ही देते हैं। कुछ आप बीती, कुछ जग बीती। वाह भाई वाह, कुछ अपनी बीती, कुछ जग की बीती। सुनाओ भाई, कुछ आप बीती सुनाइए, कुछ जग बीती सुनाइए। कह देते हैं भाई कुछ सुनाओ, क्या सुनाएं? अरे कुछ सुनाओ, कुछ आप बीती, कुछ जग बीती। तो कुछ आप बीती, कुछ जग बीती, ये किस विधा की रचना है? इसकी विधा बतानी है आपको। आत्मकथा, जीवनी, संस्मरण, रेखा चित्र। बताओ, पहले इसे हम बता चुके हैं। ये क्या है? तो ये है आत्मकथा। ठीक है, क्या है ये? आत्मकथा। किनकी है? भारतेंदु हरिश्चंद्र की है। भारतेंदु हरिश्चंद्र की आत्मकथा का नाम है कुछ आप बीती, कुछ जग बीती। कौन सी आत्मकथा है? कुछ आप बीती, कुछ जग बीती। ठीक है, 19वें प्रश्न का ए विकल्प सही होगा। 20वां प्रश्न देख लीजिए, शानदार प्रश्न है। 20वां प्रश्न भी देख लो भाई, कलम का सिपाही। कलम का सिपाही के लेखक कौन है? कलम का सिपाही के लेखक प्रेमचंद, अमृत राय, दयानंद सरस्वती, रामविलास शर्मा। तो कलम का सिपाही बहुत महत्वपूर्ण है, अमृत राय की है। हम लोगों ने जीवनी पढ़ ली है, अमृत राय ने लिखी है। और है जीवनी किनकी? प्रेमचंद की। और अमृत राय कौन थे? प्रेमचंद के पुत्र थे। ठीक है, तो प्रेमचंद के पुत्र अमृत राय ने अपने पापा की जीवनी किस नाम से लिखी है? कलम का सिपाही नाम से। ठीक है, चलिए 20वां प्रश्न हो गया। अब देखो 21वां प्रश्न, अपना प्रेमचंद की जीवनी किस नाम से लिखी गई? तो बस इसी पे तो अभी बात कर रहे थे। प्रेमचंद की जीवनी, इनमें से विकल्प चयन कर लीजिए। किस? कलम का मजदूर, कलम का सिपाही, दुर्दांत, आवारा मसीहा। अब देखो, कलम का मजदूर नाम से भी लिखी गई है और कलम का सिपाही नाम से भी लिखी गई है, लेकिन इसमें यदि हम विकल्प जिसके साथ जाना चाहेंगे वो विकल्प बी विकल्प होना चाहिए। ठीक है, कलम का सिपाही नाम से अमृत राय ने लिखी है और कलम का मजदूर नाम से किसने लिखी है? ये हमने आपको बताई हुई है, आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बता दें। ठीक है, और इनके बारे में यदि आपको कुछ पता हो, दुर्दांत योद्धा, तो इसके बारे में भी इनके लेखक कौन है बता सकते हैं। आवारा मसीहा, इनके लेखक कौन है आप बता सकते हैं। ठीक है, कमेंट बॉक्स में। 21वां प्रश्न। 22वां, आवारा मसीहा किस लेखक की रचना है? लो आ भी गया, अभी तो हम पूछ ही रहे थे, तो अब पूछ रहे थे बताना भी पड़ेगा। आवारा मसीहा किस लेखक की है? विश्व प्रभाकर, प्रेमचंद, अमृत राय, हरवंश राय बच्चन। तो बताइए 22वें प्रश्न का कौन सा विकल्प सही करना चाहते हैं आप? आपके अनुसार कौन सा सही है? ए, बी, सी या डी? मेरे हिसाब से विश्व प्रभाकर सही है। 22वें प्रश्न का ए विकल्प आप सही कर लीजिए। चलिए 23वां प्रश्न देखते हैं। बंगाल के अकाल का चित्रण इनमें से किस रचना में हुआ है? बहुत शानदार, बताओ। ये कुछ आपको कुछ सही है प्रश्न, कुछ लेवल का प्रश्न माना जाए। बंगाल के अकाल का चित्रण इनमें से किस रचना में हुआ है? प्लाट का मोर्चा, तूफानों के बीच, शबनम, स्वतंत्रता की खोज। 23वें प्रश्न का कौन सा विकल्प सही होगा? तो बताओ। बंगाल के अकाल का वर्णन कौन सी रचना में हुआ है? बताओ। तो ये बंगाल के अकाल का तूफानों के बीच काय में वर्णन हुआ है। बी विकल्प सही है, तूफानों के बीच। ठीक है, 23वें प्रश्न का बी विकल्प सही होगा। चलो अब देखते हैं 24वां प्रश्न। ये है 24वां प्रश्न। ठीक, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला है।
ये हम प्रश्न पत्र आपको हल करा रहे हैं। इनमें से कौन सा संकलन महादेवी वर्मा का नहीं है? कौन सा संकलन महादेवी वर्मा का नहीं है? नहीं। माटी की मूर्तें, पथ के साथी, अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं। पथ के साथी है, अतीत के चलचित्र है, स्मृति की रेखाएं है, माटी की मूर्तें नहीं है। नहीं पूछा है। अब ये पहला विकल्प सही हो जाएगा 24वें प्रश्न का। अब ये भी बता दीजिए माटी की मूर्तें किसका है? कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। 24वां प्रश्न हो गया। अब चलो भाई 25वें प्रश्न के साथ। महादेवी जी ने अपने समकालीन साहित्यकारों के संस्मरण, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न, ठीक है, और बहुत आया है। महादेवी जी ने अपने समकालीन साहित्यकारों के संस्मरण किस पुस्तक में लिखे हैं? महादेवी जी के जो समकालीन साहित्यकार हैं उनके संस्मरण किस पुस्तक में लिखे हैं? संस्मरण में, रेखाचित्र में, पथ के साथी में, अतीत के चलचित्र में। बताइए 25वें प्रश्न का कौन सा विकल्प सही होगा? तो 25वें प्रश्न का कौन सा सही होगा? पथ के साथी। पथ के साथी इस नाम से महादेवी जी ने अपने सभी समकालीन साहित्यकार जो प्रसिद्ध हैं उनके संस्मरण लिखे हैं। 26वां, महादेवी वर्मा ने किस रचना में पशु पक्षियों के रेखाचित्र प्रस्तुत किए हैं? बहुत पूछे जाते हैं साहब, ठीक है, बहुत बढ़िया बढ़िया प्रश्नों का, चुनिंदा प्रश्नों का संकलन है परीक्षा के लिए, बहुत महत्वपूर्ण संकलन। पर महादेवी वर्मा, इसकी PDF आपको मिल जाएगी सही उत्तरों सहित, ठीक है, इसकी PDF सही उत्तरों सहित मिलेगी आपको प्रद्योत गुरुकुल टेलीग्राम चैनल पर। कई दिनों से हमने PDF आपको नहीं दे पाई है और हमें याद भी नहीं है कब तक की PDF आपको मिल गई है, कब तक की नहीं, लेकिन हम आपको पिछली कुछ PDF आपको जल्दी उपलब्ध करा देंगे, ठीक है। तो कल कोशिश करेंगे हम आपको 1-2 दिन में ये PDF आपको महत्वपूर्ण मिल जाएंगी, ठीक है। तो महादेवी वर्मा जी ने किस रचना में पशु पक्षियों के रेखाचित्र प्रस्तुत किए हैं? तो पशु पक्षियों के रेखाचित्र कौन सी में हैं? बताइए। पथ के साथी, अरे ये तो साथी अभी पढ़े थे, पथ के साथी साहित्यकारों का है। मेरा परिवार, ये बिल्कुल सही है। इसमें इन्होंने क्या लिखा है? इसमें अपने जो उनके जानवर पालतू पशु पक्षी थे उसका वर्णन है उनका सबका, ठीक है। मेरा परिवार में अतीत के चलचित्र और स्मृति की रेखाएं नहीं। कौन सा सही हो जाएगा? 26वें का बी विकल्प सही हो जाएगा। चलिए भाई अब 26 हो गया, 27वां भी देख लो। 100 प्रश्न करने हैं बहुत जल्दी से। चलो, गिल्लू किस विधा की रचना है? गिल्लू किस विधा की रचना है? बताओ। गिल्लू पढ़ा होगा आपने। गिल्लू कौन सी विधा की रचना है? संस्मरण है, आत्मकथा है, रेखाचित्र है, रिपोर्टाज है। बताओ गिल्लू किस विधा की रचना है? ठीक है, क्या है? रेखाचित्र है, ठीक है, क्या है? रेखाचित्र। चलिए 27वां हो गया। अब देखो 28वां देख लो। भक्तिन एवं चीनी फेरी वाला महादेवी जी के किस संकलन के पात्र हैं? बहुत बढ़िया प्रश्न, अच्छी कोटि का प्रश्न। भक्तिन और चीनी फेरी वाला महादेवी जी के किस संकलन के पात्र हैं? पथ के साथी, अतीत के चलचित्र, मेरा परिवार, स्मृति की रेखाएं। इन 4 रचनाओं में ये महादेवी जी के ये पात्र कौन से में आए हैं? भक्तिन कौन से में आया है और ये चीनी फेरी वाला कौन से में आया है? बताओ। तो ये दोनों आए हैं स्मृति की रेखाएं। काय में आए हैं ये दोनों पात्र? स्मृति की रेखाएं। 28 का डी। 29वां देख लो। क्या भूलूं क्या याद करूं किस विधा की रचना है? क्या भूलूं क्या याद करूं किस विधा की रचना है? तो क्या भूलूं क्या याद करूं, कुछ मत भूलो कुछ मत याद करो। बस परीक्षा के लिए जो महत्वपूर्ण है, प्रद्योत गुरुकुल से जुड़कर तैयारी करते रहो, ठीक है। आत्मकथा है ये। क्या भूलूं क्या याद करूं, ठीक है। जो महत्वपूर्ण है उसे याद करो और जो महत्वपूर्ण नहीं है उसे भूल जाओ। जो उपयोगी है उसे याद करो, जो अनुपयोगी है उसे भूल जाओ। जो लाभ पहुंचाए उसे याद करो, जो हानि पहुंचाए उसे भूल जाओ। जो सुख दे उसे याद रखो, जो दुख दे उसे भूल जाओ। भाई क्या भूलूं क्या याद करूं, कुछ भी
डी विकल्प सही है 29वां। ठीक है, चलो 30वां देख लो। अब 30वां प्रश्न देखिए, शीघ्रता के साथ हम चलते हैं। 30वां प्रश्न ये है, बसेरे से दूर। बसेरे से दूर, वाह भाई वाह, बसेरे से दूर किनकी आत्मकथा है बताओ। बहुत बढ़िया, बसेरे से दूर किसकी आत्मकथा का एक भाग है? तो बसेरे से दूर किसकी आत्मकथा का भाग है आप जानते हैं, हमें बताने की जरूरत नहीं है। ये बच्चन हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा का भाग है। ठीक है, 30वें का बी विकल्प सही हो जाएगा। अगला है रसीदी टिकट। बहुत शानदार, कमेंट करते रहो भाई, कमेंट करते रहो, कहना न पड़े। रसीदी टिकट इनमें से किसकी आत्मकथा है? इनमें से खुशवंत सिंह, अमृत राय, अमृता प्रीतम, योगी हर। तो भाई ये हमने आपको बताया है, पहले भी बताया है, अमृता प्रीतम की बहुत महत्वपूर्ण आत्मकथा है। ये परीक्षाओं में बहुत पूछी जाती है और ये सारे ही प्रश्न पूछे जाते हैं। आप पुराने पेपर उठा के देखोगे तो आपको पता लगेगा कितने महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन है। मनीषी की लोक यात्रा किस विधा की रचना है? तो मनीषी की लोक यात्रा किस विधा की रचना है भैया, बता दीजिए। कौन सी विधा की है मनीषी की लोक यात्रा? आत्मकथा नहीं, जीवनी हाँ, बी विकल्प सही है। संस्मरण नहीं, रेखाचित्र नहीं। अब ये जीवनी है तो किसकी जीवनी है? हम बता चुके हैं, जीवनी पर क्लास की हुई है। आप बता दीजिए मनीषी की लोक यात्रा किसकी जीवनी है, आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। चलिए भाई, 32वां प्रश्न हो गया। अब हमें 33वां प्रश्न हल करना है। हिंदी का सर्वश्रेष्ठ यात्रावृत्त लेखक किसे कहा जाता है? तो हिंदी का सर्वश्रेष्ठ यात्रावृत्त लेखक किसे कहा जाता है? सत्यदेव परिव्राजक, राहुल सांकृत्यायन, रांगे राघव, अज्ञे। तो बी विकल्प सही है, राहुल सांकृत्यायन को हिंदी का सर्वश्रेष्ठ क्या कहा जाता है? यात्रावृत्त लेखक। 33 हो गया। 34वां देख लो, रूस में 25 मास। बताओ, ये सब आपको पढ़ाया हुआ आया है, ऐसे ही पेपर में आएगा। रूस में 25 मास के लेखक कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र, बनारसी दास चतुर्वेदी, रांगे राघव, राहुल सांकृत्यायन। तो रूस में 25 मास, डी विकल्प सही हो जाएगा, राहुल सांकृत्यायन का यात्रावृत्त है। 34वां हो गया। 35वां देख लो। 35वां बहुत बढ़िया प्रश्न है। चलो, मेरी लद्दाख यात्रा, मेरी तिब्बत यात्रा, मेरी लद्दाख यात्रा और मेरी तिब्बत यात्रा बता दीजिए नामक पुस्तकों के लेखक कौन है? राहुल सांकृत्यायन, यशपाल, मोहन राकेश, अज्ञे जी। तो बताओ, लद्दाख की यात्रा भी राहुल सांकृत्यायन ने की है और तिब्बत की यात्रा भी राहुल सांकृत्यायन ने की है। राहुल बौद्ध धर्म के कारण इन्होंने अपना नाम रखा, सांकृत्य गोत्र था। राहुल सांकृत्यायन का वास्तविक नाम क्या था? केदार पांडेय था। ठीक है, और इन्हें महापंडित कहा जाता है जी। क्या कहा जाता है? महापंडित। कितनी भाषाओं का ज्ञान था? 36 भाषाओं का ज्ञान था महापंडित राहुल सांकृत्यायन। व्याख्या करेंगे तो देर होगी, सीधे सीधे चलो। अब 36वां प्रश्न, ठीक है, ये है, तूफानों के बीच नामक रिपोर्टाज के लेखक कौन है? तो तूफानों के बीच नामक रिपोर्टाज के लेखक बता दीजिए कौन है, ए, बी, सी या डी? तो रांगे राघव, बताओ कौन है? ए विकल्प सही है, रांगे राघव जी। तूफानों के बीच वेरी इंपॉर्टेंट रिपोर्टाज है, रांगे राघव जी का है। ठीक है, आखिरी चट्टान तक बताइए, आखिरी चट्टान तक नामक यात्रावृत्त के लेखक कौन है? मोहन राकेश, धर्मवीर भारती, विनय मोहन शर्मा, अमरकांत। तो 37वें प्रश्न का ए सही है कि बी सही है बताओ, सी सही है कि डी सही है? और मेरे हिसाब से इसका ए सही है, अर्थात मोहन राकेश का है आखिरी चट्टान। चलिए, मेरी जर्मन यात्रा के लेखक कौन है? मेरी जर्मन यात्रा के लेखक, बहुत शानदार प्रश्न है, आधुनिक हिंदी गद्य विधाओं पर आधारित। ठीक है, जर्मन यात्रा किसने लिखी है?
तो मेरी जर्मन यात्रा के लेखक कौन है? राहुल सांकृत्यायन, रांगे राघव बिल्कुल नहीं, सत्यदेव परिव्राजक पूरी तरह से सही है, शिव प्रसाद गलत है। अर्थात 38वें प्रश्न का बी विकल्प, सी विकल्प सही है। ठीक है, चलिए 39वां युद्ध यात्रा, हमने प्रश्नोत्तरी कराई थी, उसमें हमने कराया था ये युद्ध यात्रा। ये सारे ही प्रश्न हम आपको करा चुके हैं जहां प्रश्नोत्तरी कराई हैं। युद्ध यात्रा नामक रिपोर्टाज के लेखक कौन हैं? प्रभु चावला, के एम मुंशी, धर्मवीर भारती, मनोहर श्याम जोशी। बताइए कौन है युद्ध यात्रा के लेखक? हमने बताया था धर्मवीर भारती। ठीक है, धर्मवीर, धर्मवीर, धर्म के वीर क्या हो गए युद्ध की यात्रा में? ठीक है, धर्मराज युधिष्ठिर युद्ध की यात्रा के यात्री हो गए। 39वां हो गया। अब वो 40वां, घुमक्कड़ शास्त्र के लेखक कौन है? बच्चा बता देगा, छोटा सा हाई स्कूल इंटर का पढ़ने वाला बच्चा बताएगा कि घुमक्कड़ शास्त्र के लेखक राहुल सांकृत्यायन हैं। अथा तो घुमक्कड़ जिज्ञासा बहुत महत्वपूर्ण है और इन्होंने कहा है कि सभी धर्मों में सर्वश्रेष्ठ धर्म है घुमक्कड़ी धर्म। घुमक्कड़ी धर्म नकद धर्म है, तुरंत लाभ पहुंचाता है, संकुचित धर्म नहीं है। ठीक है, तो और जितने भी विकास हुए हैं दुनिया में वो सब घुमक्कड़ी के ही कारण हुए हैं, ऐसा इन्होंने कहा है। सभी धर्मों में श्रेष्ठ घुमक्कड़ी धर्म। 41वां प्रश्न, अरे यायावर रहेगा याद, अरे यायावर रहेगा याद, बताओ बताओ भाई बताओ। अरे यायावर रहेगा याद, नगेंद्र का नहीं, दिनकर जी का बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, अजय जी का हाँ, किसी का भी नहीं, किसी का क्यों नहीं होगा, इनका है। और ये देश यात्रा पर आधारित है या विदेश पर, हमने बताया था, आप कमेंट बॉक्स में लिखें। ये भारत की यात्रा पर आधारित है, यात्रावृत्त, या विदेशी यात्रा पर। अमिट रेखाएं किस लेखिका का रेखा चित्र संकलन है? अमिट रेखाएं बताओ। अमिट रेखाएं ये भी हमने आपको कराया हुआ है। अमिट रेखाएं महादेवी वर्मा नहीं, कृष्णा सोबती नहीं, उषा देवी मित्रा नहीं, सत्यदेव मल्लिक, सत्यवती मल्लिका बिल्कुल साहब, डी विकल्प सही है। 42 का डी विकल्प सही हो जाएगा। ठीक है, अब देखो 43वां प्रश्न। अब 43वां प्रश्न देख लीजिए, शीघ्रता से चल रहे हैं, जल्दी हो जाए। सेतुबंध किसकी रचना है? 43वां प्रश्न, सेतुबंध किसकी रचना है बताओ। सेतुबंध किसकी रचना है? प्रोफेसर प्रकाश चंद्रगुप्त, बनारसी दास चतुर्वेदी, डॉक्टर नगेंद्र, अजय। तो सेतुबंध किनकी रचना है बताइए, किनकी रचना है सेतुबंध? बनारसी दास चतुर्वेदी की है। ठीक है, बी विकल्प सही है इसका। चलो 43वां हो गया। अब चलते हैं 44वां। भाषा और समाज के लेखक कौन है? भाषा और समाज के लेखक कौन है? कमेंट करो भाई, हम भी शीघ्रता से आपको बता रहे हैं और आप भी शीघ्रता से कमेंट करो। 44 का ए, बी, सी या डी, कौन से उत्तर को लॉक करें? सुनीत कुमार चटर्जी को, रामविलास शर्मा को या भोलानाथ तिवारी को? बताओ 44वें प्रश्न का कौन सा उत्तर सही है? तो 44वें प्रश्न का बताओ कौन सा करते हैं, ए, बी, सी या डी? धीरेन्द्र वर्मा बिल्कुल नहीं, सुनीत कुमार चटर्जी नहीं, रामविलास शर्मा बिल्कुल सही है। अर्थात 44वें प्रश्न का सी विकल्प सही हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए 44वां हो गया। अब चलते हैं 45वां प्रश्न की ओर। 45वां प्रश्न, इनमें से हिंदी के किस कवि को ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला? अरे भाई बहुत बार पूछा जाता है ये प्रश्न, कौन से कवि को ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला? ठीक है, ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला। सुमित्रानंदन पंत को मिला है ज्ञानपीठ पुरस्कार, हमने आपको पढ़ा दिए हैं। कब मिला है और कौन सी रचना पर मिला है कमेंट करें। महादेवी वर्मा को मिला है, कब मिला है और कौन सी रचना पर मिला है कमेंट करें। ट्रिक से बताया था, बहुत आसान ट्रिक से, आपको बहुत अच्छी वीडियो लगी थी। जिन्होंने नहीं देखा है वो ज्ञानपीठ पुरस्कार वाली ट्रिक की क्लास देख लें। ठीक है, दिनकर को बिल्कुल मिला है, दिनकर को। ठीक है, कौन सी रचना पर मिला है और कब मिला है कमेंट बॉक्स में लिखें। मैथिली शरण गुप्त को नहीं मिला है, ये हैं राष्ट्र कवि।
ठीक है, मैथिली गुप्त राष्ट्र कवि हैं। चिरगांव झांसी में जन्म हुआ था। गांधी जी ने इन्हें राष्ट्र कवि की उपाधि दी थी। अब है कौन सा कथन असत्य है। एक कथन असत्य है, वो ढूंढ लो भैया। असत्य तो बहुत दूर से पता लग जाता है। गेहूं और गुलाब निराला की रचना है, बिल्कुल नहीं है निराला की, पहला ही असत्य है भाई। ठीक है, पहला विकल्प असत्य है। अब दूसरे की देखने की जरूरत भी नहीं है। वातायन चतुर्सेन शास्त्री की रचना है, बिल्कुल है। 10 तस्वीरें, रेखा चित्र संग्रह है, बिल्कुल रेखा चित्र है ये। और चेतना के बिंब रचनाकार डॉक्टर नगेंद्र हैं इसके, बिल्कुल नगेंद्र ने लिखा है चेतना के बिंब। बहुत बढ़िया प्रश्न है और बहुत अच्छा। गेहूं और गुलाब निराला की रचना नहीं है। 46वां प्रश्न। ठीक है, अब हम चलते हैं 47वें प्रश्न की ओर। चलो, कामायनी एक पुनर्विचार किसकी कृति है। बहुत बढ़िया। कामायनी एक पुनर्विचार किनकी है, बताओ भाई किनकी है कामायनी एक पुनर्विचार। नंद दुलारी वाजपेयी नहीं, नगेंद्र नहीं, मुक्तिबोध हाँ, अजय नहीं। अर्थात 47वें प्रश्न का सी विकल्प सही हो जाएगा। कौन सा सही हो जाएगा, सी। अब देख लो 48वां देखो, निराला की साहित्य साधना किसकी लिखी कृति है। तो निराला की साहित्य साधना एक जीवनी है जो रामविलास शर्मा ने लिखी है। ठीक है, कितने भाग हैं कमेंट बॉक्स में लिख दो, बताए हुए हैं पहले हमने। तो निराला की साहित्य साधना किसने लिखी है, रामविलास शर्मा जी ने। ठीक, बहुत बढ़िया। रामविलास शर्मा हमारे आगरा के आरबीएस कॉलेज में प्रोफेसर थे। आगरा के आरबीएस कॉलेज में प्रोफेसर थे। राजा बलवंत सिंह कॉलेज जिस नाम से जाना जाता है, इस नाम से राजा बलवंत सिंह कॉलेज में प्रोफेसर थे। कौन, रामविलास शर्मा। चलिए, इनमें से छायावाद का प्रबल समर्थक कौन सा आलोचक है। तो छायावाद का प्रबल समर्थक परीक्षाओं में बार बार पूछा जाने वाला प्रश्न है। छायावाद का प्रबल समर्थक नंद दुलारी वाजपेयी हैं। पहले ही विकल्प को सही माना जाए और तीनों को गलत कर दिया जाए। ठीक है, 49 के बाद हम देखेंगे 50वां प्रश्न। 49 के बाद क्या देखेंगे, 49 के बाद 50वां देखेंगे। 49 के बाद 50वां प्रश्न देख लो। कामायनी के अध्ययन की समस्याओं के रचनाकार कौन है। बताओ, कामायनी के अध्ययन की समस्याओं के रचनाकार कौन है। बहुत शानदार प्रश्न है। 50वें प्रश्न का कौन सा विकल्प सही होगा। जयशंकर प्रसाद, बिल्कुल नहीं। फिर हरिवंश राय बच्चन, बिल्कुल नहीं। डॉक्टर नगेंद्र, बिल्कुल सही। गजानन माधव, बिल्कुल नहीं। कामायनी के अध्ययन की समस्याएं लिखी हैं इसने डॉक्टर नगेंद्र। ठीक है, भूत के पांव पीछे किसकी व्यंग्य रचना है। भूत के पांव पीछे किसकी व्यंग्य रचना है। बताओ भाई बताओ, भूत के पांव किसकी व्यंग्य रचना है। तो भूत के पांव रविन्द्रनाथ त्यागी, बिल्कुल नहीं। शंकर परसाई, बिल्कुल सही। शरद जोशी और केपी सक्सेना की नहीं है। अर्थात 51वें प्रश्न का 51 बी विकल्प सही है। हरशंकर परसाई जी ने लिखा है भूत के पांव। ठीक है, भूत के पांव पीछे। आगे 52वां प्रश्न देख लो भाई। 52वां प्रश्न क्या कहना चाह रहा है, इसकी भी सुन लो। गेहूं और गुलाब नामक निबंध के लेखक। तो गेहूं और गुलाब नामक निबंध के लेखक राय कृष्णदास नहीं। रामवृक्ष मैनेपुरी हाँ। नगेंद्र और ये दोनों गलत हैं। ठीक है, 52वें प्रश्न का बी विकल्प सही होगा। 52वें प्रश्न का कौन सा विकल्प सही होगा, बी विकल्प सही होगा। चलिए, अब 53वां देख लो। द्विवेदी युग का नामकरण किसके नाम पर हुआ। बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत बार आता है। ये सारे ही प्रश्न आते हैं, हम आपको बता रहे हैं, ये सारे ही प्रश्न आते हैं। द्विवेदी युग का नामकरण आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, बिल्कुल सही है। ठीक है, अब ये देखो द्विवेदी द्विवेदी लिखा है, यहाँ भी द्विवेदी लिखा है, यहाँ भी द्विवेदी, यहाँ भी और यहाँ भी। अर्थात पंडित राम गुलाम मन्नन, हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो कंफ्यूज करने के लिए लिख दिया है। ठीक है, कुछ कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन महावीर बजरंगबली की जय।
महावीर। इनमें से कौन सा निबंधकार भारतीय युग का है? भारतीय युग का कौन सा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी बिल्कुल नहीं है। ठीक है, प्रताप नारायण मिश्र बिल्कुल जी सही हैं। ठीक है, भारतीय युग के निबंधकार प्रताप नारायण मिश्र, और ये दोनों भारतीय युग के नहीं हैं। 54वां प्रश्न हो गया। अब देख लो 55वां प्रश्न। ठीक है, 55वां प्रश्न इधर चलते हैं हम लोग। 55वां प्रश्न का उत्तर ढूंढने के लिए, प्रश्न भी देखने के लिए, ये है हिंदी प्रदीप के संपादक। हिंदी प्रदीप के संपादक बहुत महत्वपूर्ण है। हिंदी प्रदीप के संपादक कौन हैं? हिंदी प्रदीप के संपादक कौन थे? प्रताप नारायण मिश्र, ये तो भाई थे ब्राह्मण के। भारतीय कविवचन सुधा के थे। बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन, इनका पूरा नाम क्या था? आगे उपनाम क्या था? बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन। और ये हैं पंडित बालकृष्ण भट्ट, हिंदी प्रदीप के संपादक थे। वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत आता है। चलो भाई 55 हो गया, तो 56 को देखते हैं। भारत वर्षोन्नत कैसे हो सकती है? निबंध के लेखक। तो भारत वर्षोन्नत सब पढ़ाया हुआ आया है भाई, पेपर, ये मान लो पेपर है ये। ठीक है, भारत वर्षोन्नत कैसे हो सकती है? अब ये कहो बहुत सरल है। अरे बहुत सरल है, ये असिस्टेंट प्रोफेसर में आया है, तो सरल कैसे कह दोगे इसे भाई? ठीक है, जानते हो तो सरल है, नहीं जानते तो कोई बात नहीं। तो ये भारत वर्षोन्नत भारतीय हरिश्चंद्र का है। ठीक है, भारत वर्षोन्नत कहाँ के भाषण का संकलन है? बताइए, कहाँ के भाषण का संकलन है ये? कहाँ के लिए भाषण लिखा था? कौन से मेले के लिए? उसका आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। 56 हो गया। 57 ब्राह्मण के संपादक निबंधकार का नाम बताइए। ब्राह्मण अभी हमने बता दिया आपको, प्रताप नारायण मिश्र। ठीक है, ए विकल्प सही है। ब्राह्मण के संपादक कौन थे? प्रताप नारायण मिश्र। और क्या कहते थे? क्या कहते थे प्रताप नारायण मिश्र? भीख मांगते थे बेचारे कटोरा लेके। और क्या कहते थे? 8 मास बीते जजवान, अब तो करो दक्षिणा दान। 8 महीने हो गए भाई, कोई दक्षिणा दान दे दो जिससे कि पत्र हमारा निकलता रहे, छपता रहे। इतना योगदान किया, त्याग किया, कितने महापुरुष हुए हिंदी में, कितने बड़े बड़े। ठीक है, हम लोग तो बच्चे कुछ भी नहीं है। 1900 महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती पत्रिका का संपादन कब संभाला? तो कब संभाला? अब बताओ। अब देखो ये प्रश्न आ गया, एकदम प्रश्न आ गया अटपटा। अटपटा का मतलब ये है कि 1900 में नहीं संभाला, 2 में भी नहीं संभाला, और ये 2 उत्तर आ गए गलत। अब इसमें से कोई उत्तर सही नहीं है। 1903 में संभाला। ठीक, अब यहाँ 1900 है, 2 है, अब कोई भी इनमें से तो कोई सही है नहीं। 1903 में संभाला और 1920 तक संभाला था। ठीक है, तो ये प्रिंटिंग की गलती है, छपने की गलती है, कोई बात नहीं, एक प्रश्न गलत है। भारतीय साहित्य की विशेषताएं नामक निबंध किसने लिखा? भारतीय साहित्य की विशेषताएं, पद्म सिंह शर्मा, वासुदेव शरण अग्रवाल, संपूर्णानंद, श्याम सुंदर दास। बताइए, भारतीय साहित्य की विशेषताएं किसने लिखा है? तो भारतीय साहित्य की विशेषताएं ये निबंध लिखा है श्याम सुंदर दास जी ने। डॉक्टर श्याम सुंदर दास, साहित्यालोचन। 59 के बाद 60। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध संकलन इनमें से कौन सा है? बताओ कौन सा है? रसज रंजन बिल्कुल नहीं है जी। ठीक है, फिर कौन सा है? चलो देखते हैं। रसाखेटक बिल्कुल नहीं है। चिंतामणि है। ठीक है, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध संकलन कौन सा है? चिंतामणि है। सी विकल्प सही है। विचार और वितर्क इनका नहीं है। ठीक है, तो ये ए, बी, सी या डी, सी विकल्प सही है 60वें प्रश्न का। बाकी किनके हैं आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। 60 हो गए। चलो भाई, लंबी यात्रा है 100 प्रश्नों की। 100 प्रश्नों की यात्रा है। 61वां देख लो, 61वां देख लो। शीघ्रता कर रहे हैं भाई, जल्दी हो जाए। निम्नलिखित में से इनमें से कौन सा निबंध अध्यापक कोट सिंह का नहीं है? आचरण की सभ्यता है, मजदूरी और प्रेम है, कन्यादान है, अर्थात सी विकल्प। लज्जा और गिलानी, आचार्य लज्जा और गिलानी इनका नहीं है, सरदार कोट सिंह का। ठीक है, किनका है कमेंट बॉक्स में लिखो आप। 60 61 हो गया। 62 देखो, अर्धनारीश्वर किस लेखक के निबंध संग्रह है? अर्धनारीश्वर बताओ। अब
बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत आता है। अजय नहीं, महादेवी वर्मा नहीं, रामधारी सिंह दिनकर बिल्कुल सही है, शांति द्विवेदी नहीं, सी विकल्प सही है। 52वें प्रश्न का अर्धनारीश्वर किसका निबंध संग्रह है? रामधारी सिंह दिनकर का। दस्तावेज किसका निबंध संग्रह है? बहुत बढ़िया, बताओ दस्तावेज किनका निबंध संग्रह है? बताइए, दस्तावेज निबंध संग्रह किसका है? जगदीश चतुर्वेदी का है। ठीक है, जगदीश चतुर्वेदी। 63वां, चलो 64वां, आषाढ़ का एक दिन नाटक के रचयिता कौन है? आषाढ़ का एक दिन, तीनों नाटक बताए हैं, चौथा भी बताया था, महत्वपूर्ण नाटककार हैं। आषाढ़ का एक दिन, मोहन राकेश। ठीक है, किनके नाटक हैं ये? मोहन राकेश। 64वें प्रश्न का बी विकल्प सही है। 65वां देख लो, इनमें से कौन सा नाटक मोहन राकेश का है? मोहन राकेश का कौन सा नाटक है? तो आषाढ़ का एक दिन तो इसमें है नहीं, अभी बताया था, आधे अधूरे है। ठीक है, ए विकल्प सही है। मोहन राकेश का नाटक कौन सा है? आधे अधूरे। कोणार्क किसका है? कमेंट बॉक्स में लिखो। 8वां सर्प किनका है? पहला राजा किनका है? और पहला राजा की कथा वस्तु किन से संबंधित है? ठीक है, ये भी प्रश्न हमने कराया है, तो आप कर दीजिए, लिख दीजिए। ठीक है, अंधेर नगरी नाटक की रचना कब हुई? तो अंधेर नगरी चौपट राजा, टकेशेर भाजी टकेशेर खाजा, अंधेर नगरी से भगवान बचाए। ठीक है, किसी को अंधेर नगरी में रहने को न मिले। ठीक है, ऐसी हमारी भगवान से प्रार्थना है। 1881 ईस्वी की ये रचना है, अंधेर नगरी, भारतेंद्र हरिश्चंद्र ने लिखी है और बहुत बढ़िया है। चलिए, युगे युगे क्रांति नाटक के रचनाकार कौन है? रचयिता कौन है? 67वां प्रश्न है, युगे युगे क्रांति, और क्रांति युग युग में कब आती है? क्रांति के लिए भाई कौन जिम्मेदार होते हैं? विष्णु। ठीक है, वैसे तो कौन होते हैं? शिव जी होते हैं, और शिव जी जब विकल्प में नहीं है तो शिव जी और विष्णु एक ही बात है। ब्रह्मा विष्णु महेश, और कोई है ही नहीं, तो विष्णु को ही मानेंगे। वैसे तो पालनकर्ता माने जाते हैं, तो युगे युगे क्रांति विष्णु प्रभाकर। ठीक है, अगला देख लो, कौन सा? 68वां, कोणार्क नाटक के रचयिता कौन है? टेढ़ा टेढ़ा लिखा दिखाई दे रहा है। ठीक है, पीडीएफ में थोड़ी सी टेढ़ी हो गया है, कोई दिक्कत नहीं। कोणार्क नाटक के रचयिता जगदीश चंद्र माथुर, गोविंद वल्लभ पंत, मोहन राकेश, कोई नहीं। बताओ कोणार्क नाटक के रचयिता कौन है? कोणार्क नाटक के रचयिता है जगदीश चंद्र माथुर। ठीक है, और कोणार्क नाटक बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक, 68वां, अगला देखो, व्याख्या प्रश्नों की आप लिख सकते हैं अपने हिसाब से। प्रसाद द्वारा रचित गीत नाट्य कौन सा है? बहुत पूछा गया है, टीजीटी 2009 में भी पूछा गया था, कोई परीक्षा नहीं छोड़ी इसने जिसमें ये परीक्षा में ना आया हो। गीत नाट्य, अंधा युग तो लिखा ही नहीं इसमें, उर्वशी नहीं, कानन कुसुम नहीं, करुणालय बिल्कुल सही, डी विकल्प सही है। 69वां प्रश्न डी विकल्प के साथ सही हो जाएगा। ठीक है, अब देख लो 70वां प्रश्न। 70वां प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अंग्रेजी के नाटक मर्चेंट ऑफ वेनिस, अंग्रेजी के नाटक मर्चेंट ऑफ वेनिस का अनुवाद भारतेंदु ने किस नाम से किया? विद्यासुंदर, वेनिस का व्यापारी, मुद्रा राक्षस, दुर्लभ बंधु। तो बता दीजिए किस नाम से किया है? दुर्लभ बंधु से किया है। किस नाम से किया है? डी विकल्प सही है, दुर्लभ बंधु से। ठीक है, 71वां, विशस्य विषमौषधम नाटक के रचयिता का नाम कौन है? रचयिता का नाम क्या है? विशस्य विष औषधम, विशस्य विषमौषधम किसने लिखा है? भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी ने लिखा है। ए विकल्प ही सही हो जाएगा, दूसरे की तरफ जाओ ही मत भाई। 72वां, इंदुमती कहानी के लेखक कौन है? किशोरीलाल गोस्वामी हैं, पहले ही बता चुके हैं। तो किशोरीलाल गोस्वामी की कहानी है, पहली कहानी मानी जाती है हिंदी की, शुक्ल जी के अनुसार। ठीक है, चलिए 72 हो गया। 73वां देखो, चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने कुल कितनी कहानियाँ लिखी? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी की सारी कहानियाँ हमने आपको कहानी कराई थी, उसमें बता दी थी। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कुल कहानियाँ 3 हैं। ठीक है, कौन कौन सी हैं? कमेंट बॉक्स में आप लिख दीजिए। चलो, प्रसाद जी का पहला कहानी संग्रह छाया कब आया? बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत आता है भाई, जो आते हैं वही सारे प्रश्न हैं।
जो आते हैं वही प्रश्न है, जो नहीं आता है वो कोई नहीं है इनमें। 1912 ईस्वी छाया का प्रकाशन कब हुआ पहली बार? 1912 ईस्वी। ठीक है, चलिए डी विकल्प सही है। अब देखते हैं अगला 75वां प्रश्न। ठीक है, 75वां प्रश्न, प्रेमचंद का कौन सा कहानी संग्रह अंग्रेज सरकार ने जब्त कर लिया था? प्रेमचंद का कहानी संग्रह बता दो जो अंग्रेज सरकार ने जब्त कर लिया था। हमने जब्त करने वाली सारी रचनाएं भी आपको करा दी हैं। प्रेम पचीसी नहीं, द्वादशी नहीं, कोई नहीं, ए विकल्प सही है। सोजे वतन, सोजे वतन को जब्त किया गया था। प्रेमचंद की पहली कहानी का नाम क्या है? वैसे तो पहली कहानी अलग अलग विद्वान कुछ अलग अलग मानते हैं, लेकिन यहाँ हम यदि विकल्प की बात करेंगे तो प्रेमचंद की पहली कहानी पंच परमेश्वर है। सी विकल्प के साथ उत्तर सही होगा इसका। 76वां 77वां देख लो, इनमें से कौन सी कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की है? उसने कहा था सुखमय जीवन, बुद्धू का कांटा, उपरोक्त सभी। तो बताओ बताओ कौन सी है? आपको पहले भी बताया जा चुका है कौन सी है। डी विकल्प सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी सरकारी विकल्प है, आप सबके ही अनुसार है भाई। 77 का डी विकल्प सही हो जाएगा। 78 11 वर्ष का समय कहानी के लेखक, वाह भाई वाह, आचार्य शुक्ल जी ने 11 वर्ष का समय लिखा है और हिंदी की पहली कहानियों में इसकी गिनती होती है। हिंदी की पहली कहानियां हैं जो शुक्ल जी के अनुसार, उनमें इसकी गिनती होती है। 11 वर्ष का समय महत्वपूर्ण कहानी है। ठीक है, परीक्षाओं में बहुत पूछी जा रही है। प्रेमचंद की कौन सी कहानी इनमें से आदर्शवादी नहीं है? आदर्शवादी नहीं है, नहीं की बात हो रही है तो आदर्शवादी कौन सी नहीं है? बताओ भाई कौन सी नहीं है आदर्शवादी? पंच परमेश्वर, कफन, नमक का दरोगा, ईदगाह। कफन आदर्शवादी नहीं है, कफन आदर्शवादी नहीं है। ठीक है, कफन कैसी है? आदर्शवादी नहीं है, यथार्थवादी है। चलो, हिंदी का पहला उपन्यास किसे माना जाता है? 80वां प्रश्न, हिंदी का पहला उपन्यास किसे माना जाता है? परीक्षा गुरु। गुरु गुरु 80 का ए। अब देखो 81वां प्रश्न देखते हैं हम लोग शीघ्रता से, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। एक अजान सौ सुजान उपन्यास के लेखक कौन हैं? कमेंट करिए, बताइए। एक अजान सौ सुजान उपन्यास के लेखक कौन हैं? प्रेमचंद, बालकृष्ण भट्ट, लज्जाराम, गोपाल राम गेहमरी। बी विकल्प सही है, बालकृष्ण भट्ट जी ने लिखा है। ठीक है, 81 का बी विकल्प सही है। अब देख लो 82, इनमें से कौन सा प्रेमचंद का उपन्यास नहीं है? बताइए कौन सा प्रेमचंद का उपन्यास नहीं है? कायाकल्प बिल्कुल है। ठीक है, उसके बाद आपका ये भी है, कौन सा? सेवा सदन, प्रेमाश्रम भी है। ठीक है, और आदर्श हिंदू नहीं है। डी विकल्प सही हो जाएगा, 82 का डी। ठीक, स्त्रियों के आभूषण और प्रेम, स्त्रियों के आभूषण प्रेम के दुष्परिणाम का प्रेमचंद ने किस उपन्यास में वर्णन किया है? चलिए, प्रेमचंद जी ने स्त्रियों के आभूषण प्रेम का दुष्परिणाम क्या होता है कौन से उपन्यास में बताया है? बताओ, गबन में, गोदान में, कौन सा प्रश्न है? 83वां, बता दीजिए भाई कौन से में है? तो ये गबन में है। काय में है? गबन में। 83 का बी विकल्प सही होगा। 84वां देखो, सीधे सीधे उत्तर देते चलो, शानदार प्रश्न है, अच्छे प्रश्न हैं। ठीक है, आपके अनुसार सरल है, कोई बात नहीं, फिर भी उत्तर तो आप दो, आप तो होशियार हो। झूठा सच उपन्यास के लेखक का नाम बताइए? प्रेमचंद, भगवती चरण वर्मा, यशपाल, अमृतलाल नागर। तो झूठा सच यशपाल, सी विकल्प। तुलसीदास की जीवनी पर आधारित उपन्यास का क्या नाम है? तुलसीदास की जीवनी पर आधारित उपन्यास का नाम क्या है? बताओ क्या है? खंजन नयन, मानस का हंस, झूठा सच, प्रति पर कथा। तो मानस का हंस तुलसीदास और खंजन नयन सूरदास की जीवनी पर आधारित है। ठीक है, किनकी जीवनी पर? ये बहुत पूछा जाता है, अभी पीजीटी झारखंड में भी पूछा गया था। ठीक है, तो मानस का हंस है, ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण है। मानस का हंस तुलसीदास और खंजन नयन सूरदास। और किन के उपन्यास हैं? कमेंट बॉक्स में लिख दो। 85वां हो गया। अब देखते हैं 86वां। इनमें से कौन सा उपन्यास आंचलिक उपन्यास है? आंचलिक उपन्यास क्षेत्रीय उपन्यास, क्षेत्रीय
भाषा शैली क्षेत्रीय विशेषताओं पर आधारित, गोदान बिल्कुल नहीं, कामरेड भी नहीं, नीला चांद भी नहीं, मेला आंचल, फणीश्वरनाथ रेणु का मेला आंचल आंचलिक उपन्यास है। ठीक है, चलो अब अगला देखते हैं 87वां। राग दरबारी में किस गांव का चित्रण है? चुनिंदा प्रश्न है भाई, आपको सीधे सीधे प्रश्न मिलेंगे ये परीक्षा में। राग दरबारी में शिवपालगंज का वर्णन है। किस गांव का वर्णन है? शिवपालगंज का, याद रखेंगे, बहुत महत्वपूर्ण। 87वां हो गया। 88वां, इनमें से कौन सा उपन्यास हजारी प्रसाद द्विवेदी का नहीं है? अनामदास का पोथा बिल्कुल है, पुनर्नवा बिल्कुल है, ठीक है, ये है, दिव्या नहीं है, और बाणभट्ट की आत्मकथा ये भी है। दिव्या किनका है? कमेंट बॉक्स में लिख दो, बताया है हमने। सी विकल्प सही है 88वें प्रश्न का। 89वां, महाभोज उपन्यास इनमें से किसका लिखा हुआ है? तो महाभोज मन्नू भंडारी, महाभोज आपका बंटी किसने लिखा है? मन्नू भंडारी जी ने, महाभोज और आपका बंटी। 89वां, 90वां देखो, इनमें से कौन सा उपन्यासकार आंचलिक उपन्यासकार है? तो आंचलिक उपन्यासकार, सर्वश्रेष्ठ आंचलिक उपन्यासकार कौन है? कौन है भाई सर्वश्रेष्ठ आंचलिक उपन्यासकार? फणीश्वरनाथ रेणु। 90वें प्रश्न का सी विकल्प सही है। 91वां प्रश्न देखें, इनमें से कौन सा उपन्यास अज्ञे जी का नहीं है? नहीं पूछा गया है, नहीं को विशेष ध्यान देंगे आप। नहीं के चक्कर में उत्तर गलत बहुत होते हैं। सुहाग के नूपुर बिल्कुल नहीं है साहब। कौन सा है? शेखर एक जीवनी, अपने अपने, अजनबी और नदी के दूध, ये तीनों हैं अज्ञे जी के। ठीक है, चलो 92वां प्रश्न देखो, इनमें से कौन सी कृति में महादेवी की संपूर्ण कविताएं संकलित हैं? संपूर्ण कविताएं कौन सी कृति में हैं संकलित? ठीक है, तो संपूर्ण कविताएं सांध्य गीत, नीरजा, दीपशिखा, यामा में संपूर्ण कविताएं संकलित हैं, और इसी पर इन्हें मिला है भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार। ठीक। 93वां देखो, इनमें से कौन सी रचना दिनकर की नहीं है? परशुराम की प्रतीक्षा, वैदेही वनवास, रसवंती, ओंकार। तो वैदेही वनवास किनकी है? ये अयोध्या से उपाध्याय हरिवंश की है। ठीक है, ये दिनकर की नहीं है, बी विकल्प सही हो जाएगा। 93वां प्रश्न। अब चलते हैं 94वां प्रश्न। ये इनमें से कौन कवि प्रगतिवादी कवि नहीं है? बताओ कौन सा कवि प्रगतिवादी नहीं है? हरिऔध, त्रिलोचन, नागार्जुन, केदारनाथ अग्रवाल, ये तीनों हैं, ये नहीं है प्रगतिवादी। ठीक है, चलिए 95वां, प्रसाद द्वारा रचित गृह काव्य कौन सा है? तो प्रसाद ने जो गृह काव्य लिखा है आंसू, कौन सा है? ए विकल्प सही है, बहुत महत्वपूर्ण है। 1925 आंसू, बहुत महत्वपूर्ण। सुगनी साहू घराने में किस छायावादी कवि का जन्म हुआ? हमने बताया था सुगनी साहू क्या थी? सुगनी एक तंबाकू थी, और इस तंबाकू का व्यापार होता था। जिस घर में जन्म हुआ था जयशंकर प्रसाद का। ठीक है, प्रसाद, बी विकल्प सही है। सरोज स्मृति किनकी रचना है? सरोज निराला जी की पुत्री थी, और निराला जी की पुत्री का निधन हो गया था, उसकी याद में सरोज स्मृति नामक स्मृति काव्य, या ठीक है, एक बहुत श्रेष्ठ काव्य है ये हिंदी का। निराला जी। 97 हो गया। 98, कामायनी में कुल कितने सर्ग हैं? कामायनी में बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत आता है। कामायनी में सर्ग कितने हैं? तो कामायनी में 15 सर्ग हैं। ठीक है, अब इनमें तीसरा कौन सा है? नाम लिखिए। 9वां कौन सा है? नाम लिखिए। और 12वां कौन सा है? कमेंट बॉक्स में नाम लिख दो, पहला और अंतिम का भी लिख दो। 98 हो गया। प्रकृति के सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? तो प्रकृति के सुकुमार कवि बहुत पूछा जाता है, सुमित्रानंदन पंत जी कहे जाते हैं, बहुत सरल भी है। ठीक है, 99वां हो गया। और ये हो गया 100वां प्रश्न। भारत भारती के रचनाकार कौन है? तो भारत भारती के रचनाकार मैथिली शरण गुप्त हैं। कौन है? मैथिली शरण गुप्त हैं। ठीक है, तो ये 100 प्रश्नों की बेहद महत्वपूर्ण श्रृंखला हमने आपको उपलब्ध कराई। आपके प्रश्न कितने हैं? मेरे विचार से आपके प्रश्न 100 में से 100 होने चाहिए। ठीक है, एक प्रश्न के लिए भी आपको कोई माफ़ी नहीं है।
आप 100 में से 100 प्रश्न करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और कुछ कम करते हैं तो आपको बहुत परिश्रम करने की आवश्यकता है। यदि आपके 95 प्लस हैं तो भी आप अच्छी स्थिति में हो, क्योंकि मानवीय त्रुटियां कुछ हो जाती हैं, 1 2 4 5 प्रश्न, ठीक है, 100 में से। लेकिन आप इससे कम हैं तो आपको और अच्छी मेहनत करने की ज़रूरत है। लेकिन जो सीरियस विद्यार्थी हैं, गंभीर विद्यार्थी हैं, जो अच्छी तैयारी करते हैं, उन्हें 100 में से 100 तो सही उनके होने ही चाहिए। और जिनके 100 में से 100 हैं, या 100 में से जितने भी हैं, 80 हैं, 90 हैं, 95 हैं, 100 हैं, जो भी हैं, आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। बेहद शानदार प्रश्न हैं, और इन प्रश्नों की PDF प्रद्योत गुरुकुल में हम दे देंगे। आप उस PDF को प्रिंट भी करा सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका एक मॉडल पेपर, एक आपका प्रैक्टिस सेट पेपर चाहे कह लो, चाहे कुछ भी कह लो, ये सिर्फ गद्य विधाओं पर आधारित था, जो बहुत ही महत्वपूर्ण था। वीडियो आपको कैसी लगी, क्लास आपको कैसी लगी, ठीक है, कमेंट आप करते रहिए। बहुत अच्छे कमेंट आप करते हो। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद इतने प्यारे कमेंट करने के लिए। चैनल के प्रति सहयोग, प्रेम, और चैनल के प्रति अपना आभार, अपना जो भी सहयोग है वो दर्शाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों के साथ शेयर भी कर रहे हो, आप वीडियो देख रहे हो, वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। हम आपकी सहायता के लिए तत्पर हैं, और आप आगे बढ़ते रहिए। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं, और हमारी मेहनत भी आपके साथ है, ठीक है। हम मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, आपको सफलता मिलेगी तो हमें अपार खुशी मिलेगी, ठीक है। मिलते हैं अगली क्लास में। स्वस्थ रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें। हिंदी पढ़ते रहें, प्रद्योत गुरुकुल से जुड़े रहें। जय हिंदी, जय भारत।